हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए पॉइंट के बारे में पढ़ूंगा जिस पॉइंट का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस में बहुत सारे में इसके अंदर पॉइंट के बारे में देखा, जैसे आपका हेनरी लॉ हुआ, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि जो मैं पढ़ा, बाकी कुछ ऐसे पॉइंट है वेपर प्रेशर के अंदर कि जो अभी बाकी है, उस पॉइंट को मैं आज पढ़ूंगा। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर बिफोर मैं हेनरी लॉ का नाम लिया हुआ था। आज मैं कुछ रॉल्स लॉ के बारे में मैं पढ़ूंगा। और रॉल्स लॉ क्या है, कैसे ये फॉर्म हुआ, कैसे इसका रिलेशन दिया गया, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल गया है, सारा कुछ मैं इसमें देखूंगा रॉल्स लॉ के अंदर। तब तक से इससे बिफोर कुछ इस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में है कि है क्या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कहते किसको है। तो इस पॉइंट को पहले समझने से, इससे बिफोर आप वेपर प्रेशर का जो हमारा लेक्चर है पहले उसको जाकर देख लीजिए, तब आप इस लेक्चर को देखिएगा, आपको काफी अच्छा इजी वे में आपको समझ में आएगा। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा पहले उसको देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कहते किसको है? तो इस केस में हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, वो तो सॉल्यूशन का ही है, और वो सॉल्यूशन किसके फेज में है? लिक्विड के फेज में है। तो इसके मतलब हम लोग यहां से क्या देखेंगे कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमारा किस फेज में होगा? लिक्विड फेज में। वाई जो सॉल्यूट होगा वो हमारा लिक्विड, गैस, सॉलिड तीनों के फेज हो सकते हैं। बट इन दिस केस सॉल्वेंट ऑलवेज इन फेज ऑफ लिक्विड, हमेशा किसमें होगा? लिक्विड के फेज में होगा। तो यहां से हम क्या देखें कि जब आप लिक्विड के साथ मिलाइएगा तो सॉल्यूशन लिक्विड का तैयार होगा। जब आप लिक्विड को सॉलिड के साथ तैयार कीजिएगा तो वहां पे लिक्विड का ही फॉर्मेशन होगा ज्यादातर, क्योंकि सॉल्वेंट का फॉर्म किस में होना चाहिए? लिक्विड में होना चाहिए। आप सॉल्यूट का फेज कोई भी चेंज कीजिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, एनी कोई भी फेज आप 3 में से ही ले लीजिए, और इस तीनों में से फेज जो आप लीजिएगा वो हमेशा हमारा किसके फॉर्म में आएगा? लिक्विड के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो हमारा जिसका वेपर प्रेशर बनेगा वो लिक्विड का ही होगा। तो ये चीज समझ में आया होगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा वेपर प्रेशर बना, जो हमारा वेपर प्रेशर जो बनेगा वो हमारा किसका बनेगा? लिक्विड का बनेगा। किसके साथ मिलाया गया? सॉल्यूट के साथ। तो सॉल्यूट का फॉर्म किसमें होगा? तो गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, या सॉलिड का फेज हो सकता है। देखा जाए लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म, देखिए यहां सॉल्यूशन किसका बना हुआ है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो लिक्विड सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा, लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म इन लिक्विड, जो किसमें हमारा फॉर्म होगा? जो लिक्विड सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा वो लिक्विड होगा, इन लिक्विड, इन लिक्विड सॉल्वेंट। वाई सॉल्यूट जो होगा वो किसमें होगा? सॉल्यूट में भी
जो फॉर्म होगा इन लिक्विड सॉल्वेंट वाइल सॉल्यूट में भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यहां तक क्लियर है? मैं क्या लिखा कि जो लिक्विड सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा लिक्विड सॉल्वेंट में, और वाइल जो सॉल्यूट होगा वो हमारा किस में होगा? सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा और गैस में होगा। तो यहां हम क्या देखें, एक दूसरे टाइप से इसको आप कैसे नोट कर सकते हैं? देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म, जो लिक्विड सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा वे सॉल्वेट इन लिक्विड, जो सॉल्वेंट होगा वो किस में होगा? लिक्विड में, वाइल सॉल्यूट में भी, सॉल्यूट किस में होगा? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो जब हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, जब सॉल्वेंट लिक्विड में हो, और आप सॉल्यूट किस में भी ले सकते हैं, सॉलिड लीजिए, लिक्विड में लीजिए, गैस में लीजिए, किसी का भी आप फेज लीजिए, बट लेकिन इन केस जो फेज होगा वो हमेशा किस में होगा? लिक्विड के केस में होगा। अब देखिए, इस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के केस में हम दो टाइप से हम पढ़ते हैं। दो टाइप से कैसे पढ़ते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन दो टाइप में कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सेकंड जो मैं पढ़ूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। बात समझ है? यहां हुआ क्या, इस टॉपिक के अंदर दो टाइप से हम पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन आर classified into part। कौन कौन है? सबसे फर्स्ट हम किसका देखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है? सेकंड में किसके बारे में पढ़ूंगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। एक टाइम जो केस में लूंगा वो लिक्विड का लूंगा, और एक टाइम जो मैं केस लूंगा वो लिक्विड सॉलिड का लूंगा। बट यहां तक मैं देखा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन का बनेगा, वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन का बनेगा। तो इस दोनों के बनने से इसका नेमिंग में भी तो कुछ चेंज आएगा। यस आएगा। इससे बिफोर जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं समझाया था, कुछ नाम लिया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, कुछ उसके ओवरव्यूज में दिया था। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल का मीन्स क्या है? जब सॉल्वेंट का फेज लिक्विड हो, सॉल्यूट का फेज ही लिक्विड हो, तो जब दोनों की फेज अगर हमारा लिक्विड होगा, जब लिक्विड होगा तो उसको हम लोग वोलेटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोलेटाइल बोलेंगे। और जब लिक्विड सॉलिड का फेज होगा तो उस समय थोड़ा सा कुछ नहीं तो बस नॉन लगा देना है, बस वही हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। यहां तक हमारा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के ओवरव्यूज था। तब तक से इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, आगे मैं समझाऊंगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। यहां तक से मैं देखा
अब सबसे फर्स्ट में स्टार्ट होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसको मैं समझूंगा कि क्या होता है। चलिए वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसके बारे में, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जब कोई सॉल्यूशन फॉर्म होता है, जब फॉर्म कैसे होगा तो मिक्सिंग करने से सॉल्यूशन तो ऐसे तैयार होगा नहीं। सॉल्यूशन जब भी तैयार होगा तो सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। तो जब ही सॉल्यूशन जब तैयार हम करते हैं, जब उसको मिक्स करते हैं, तो उस समय हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर फेज हमारा सेम रहता है, दोनों के अगर हमारा फेज सेम रहेगा तो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा वोलेटाइल का बनेगा। इसमें बनेगा वोलेटाइल में बनेगा। तो पहले उसको देखा जाए। पहले सपोज देखिए फिगर के साथ हम लोग इसको तो किया जाए। सपोज कीजिए कि ये आपका जो है सॉल्वेंट, और ये मैं जो भी है सेवेज। तो जब इसको आप कंबाइन कीजिएगा तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, अब देखिए यहाँ पे मेरा कुछ स्ट्रक्चर में अलग लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ अलग लिया, तो ये मेरा वोलेटाइल बनेगा नहीं बनेगा। तो इसके लिए इसमें भी हमारा फेज जो लेना होगा वो ऐसा ही लेंगे, इसके लिए भी फेज हमारा वैसा ही लेना पड़ेगा। देखिए ये मेरा हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की जो फेज है वो हमारा लिक्विड है। तो जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाइएगा तो जो हमारा सॉल्यूशन जो तैयार होगा इसी कंपोनेंट का होगा, एक ही जैसा। तो ये मेरा जो सॉल्यूशन जो तैयार होगा, जो मेरा ये सॉल्यूशन जो तैयार होगा, ये भी हमारा किस स्टेज में होगा? लिक्विड के ही फेज। तो इससे मैं क्या देखा? इससे मैं क्या देखा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज अगर लिक्विड होगा तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड का ही तैयार होगा। तो इसको लिखा जाए, नोट किया जाए पहले इस पॉइंट को कि व्हेन a solution is formed when, अच्छा जब सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगे, when a solution is formed by mixing of same component, by mixing of same component solute and solvent। जब कोई हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो उसको मिक्सिंग के दौरान होगा और सेम कंपोनेंट होगा सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। मींस कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है? सेम कंपोनेंट का कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कंपोनेंट अगर यहाँ दे चाहे फेज दे, चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं फेज दे देता हूँ, फेज वही आपको शो करके बताता हूँ। सेम फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
then form of volatile क्या बनेगा यहाँ पे? वोलेटाइल बनेगा। यहाँ में हमारा वोलेटाइल जो बनाया वो कैसे बना? जब सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो किसके द्वारा? सेम फेज होगा किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो जो हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा वो किस फेज में होगा? लिक्विड के फेज में होगा। और जब लिक्विड के फेज में होगा तो इसके मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का हमारा जो फेज लिया जाएगा वो भी किसके फॉर्म में लिया जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में। हाँ, बट यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, सॉल्यूट का आप फेज चेंज भी अगर आप कर देते हैं तो हमारा सॉल्वेंट का फेज क्या है? लिक्विड है। और फेज किस में आ जाएगा? फिर वो जब बनेगा सॉल्यूशन तो लिक्विड में ही आ जाएगा। लेकिन बट यहाँ केस क्या कह रहा है कि लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। जो दोनों कंपोनेंट होगा, जैसे हमारा ये A हो गया और ये B हो गया, तो जब A प्लस B की जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा सेम होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के, क्योंकि दोनों की फेज हमारा लिक्विड ही दिया गया है। जैसे आप वाटर में कुछ अल्कोहल को आप मिला दीजिए तो वो भी लिक्विड के फेज में होगा, बट अलग प्रोडक्ट बनेगा उससे नहीं मुझे मतलब है, लेकिन तो फेज क्या होगा? दोनों के सेम ही होगा। तो ये हमारा समझाता है कौन? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें देखिए इसमें और कुछ चीजें हैं, जैसे सपोज कीजिए कि इसका प्रेशर क्या लगा, इसका प्रेशर क्या लगा, दोनों का जो प्रेशर होगा वो हमारा लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। सपोज करते हैं कि इसका जो प्रेशर है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं इसका जो प्रेशर है PA मान लिया, और इसका जो प्रेशर है वो क्या मान लिया? PB। तो टोटल जो प्रेशर आएगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा। यहां तक से तो क्लियर है मुझे, क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो हमारा प्रेशर बनेगा, टोटल प्रेशर, वो किसके बराबर बनेगा? PA प्लस PB। अब बात है कि मैं पार्शियल प्रेशर का नाम कहां से लिया? तो अब देखिए इस पार्शियल प्रेशर का नाम कहां से आया? तो जब ये पार्शियल प्रेशर से हम रिलेटेड जो है मैं उसको रॉड्स लॉ में बात करूंगा, तब तक से अभी आप ये देखिए कि ये जो मैं प्रेशर इसका लिया हूं, जो टोपी में पढ़ के रहा वेपर प्रेशर के बारे में, तो वेपर प्रेशर तो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग होगा, सॉल्यूट का अलग होगा, सॉल्वेंट का अलग होगा, और उसके फेज पर भी कुछ पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है। अगर फेज कुछ अलग है तो उसका पार्शियल प्रेशर कुछ अलग है, कुछ और है, सॉलिड है तो कुछ उसका वेपर प्रेशर कुछ और अलग है। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या होता है कि सबका प्रेशर अपना अपना होता है, ये नहीं कि सबका प्रेशर एक जैसा सेम है, सबका प्रेशर अपना अपना पार्शियल प्रेशर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो सपोज में कर लिया कि सॉल्यूट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर PA है और सॉल्वेंट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर PB है, तो ये टोटल सब PA प्लस PB के ही बराबर क्यों होगा? आप समझिए क्यों होगा। जब आप किसी सॉल्यूट को और सॉल्वेंट के दोनों कंपोनेंट को जब आप मिक्स करते हैं, दोनों कंपोनेंट को जब आप मिक्स करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और उस इक्विलिब्रियम पे लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो उसका वेपर प्रेशर बनेगा, किसमें? सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस के लिक्विड के ऊपर जो हमारा वेपर प्रेशर बनेगा वो हमारा इस पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा, जो इसे प्रेशर बनेगा उसका जो सम होगा इस दोनों कंपोनेंट का ही होगा। बात समझे? नहीं समझे? फिर से सोचिए, कोई सॉल्यूशन है या अब लिक्विड सॉल्यूशन तो पढ़ ही रहे हैं, यहाँ जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशंस का जो पार्शियल प्रेशर होता है जो इस पर एग्जॉर्ट किया जाता है, किसके द्वारा? सॉलिड और सॉल्यूट के द्वारा, जो इस दोनों का जो वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशंस के ऊपर जो लगेगा वो हमारा इस दोनों के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर होगा, क्योंकि वहां पर एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और उसी इक्विलिब्रियम को वो अचीव करके उस सॉल्यूशंस के लिक्विड के सरफेस के ऊपर इस दोनों का पार्शियल प्रेशर हमारा एक्यूमुलेट करता है। बात समझे? ये मेरा समझाता है कौन? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन।
क्या कहा जब आप किसी लिक्विड व्हेन अ लिक्विड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड then an equilibrium will be achieved in a solution at the surface of liquid. Then the partial pressure is equals to summation of each component. क्लियर है? पहले इसको फिगर को आप देख लीजिए, जल्दी से इसको क्लीन करते हैं और उसके बारे में मैं इसको नोट कर लेता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिए। अब देखिए PT बराबर PA प्लस PB, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नोट कर लिए इस पॉइंट को। फिर से बना देखिए जब आप किसी सॉल्यूशन को कंटेनर में लेते हैं, when the solution is taken in a closed container, जब आप सॉल्यूशंस को एक क्लोज कंटेनर में होंगे लेंगे तो देन हाँ एक और चीज समझिए थोड़ा सा, जो मैं यहाँ दोनों फिगर बनाया था, लिक्विड का और किसका मैं बनाया था, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का लिक्विड नहीं फेस था। तो यहाँ मैं क्या देखा, अभी मैं निकाल जो सॉल्यूशन जो मैं ले रहा हूँ एक क्लोज कंटेनर में ले रहा हूँ। हाँ क्लोज कंटेनर में ही मैं क्यों लूँगा, क्योंकि जब आप उसको हीट दीजिएगा नीचे से तो वो हमारा किसके फेज में चेंज होगा, वो वेपर के ही फेज में हमारा धीरे धीरे, जैसे मान लो सपोज कीजिए कि यहाँ दो सब्सटेंस है, एक हो गया सॉल्यूट दूसरा हो गया सॉल्वेंट। जब ये मिक्स कर दिया, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के ही फेज है, तो जब ये मिक्स किया तो दोनों को जब आप हीट दीजिएगा, दोनों को जब हीट दीजिएगा तो क्लोज जब तक से कंटेनर नहीं रहेगा तब तक से क्या वेपर फेज में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो मीन्स यहाँ रीजन क्या है कि जब आप इस दोनों को नीचे से टेम्परेचर दीजिएगा तो क्लोज के कंटेनर के अंदर ही तो हमारा वेपर के फेज में चेंज होगा। तो यहाँ से मेरा कंक्लूजन क्या निकला, जब आप किसी चीज को क्लोज कंटेनर में लिए हुए हैं तो इसकी दोनों जो कंपोनेंट होगी, देन बोथ कंपोनेंट will be evaporate क्या हो जाएगा हमारा, इवापोरेट होगा एट इक्विलिब्रियम। ये हमारा कहाँ पे होगा, इवापोरेट होगा दोनों कंपोनेंट उसका, एट इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड, और वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अचीव्ड होगा। Equilibrium will be achieved at surface of liquid solution। किस पे होगा हमारा, लिक्विड जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसके सरफेस पर हमारा एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जो दोनों का कंपोनेंट जो इवापोरेट हुआ है दोनों होगा, and equals to the sum of अच्छा एक चीज और थोड़ा सा समझिए कि जो लिक्विड जो सॉल्यूशन के जो सरफेस पे आया वो किसका आया होगा, दोनों सॉल्यूट का आया होगा और सॉल्वेंट का आया होगा। तो जो हमारा इक्वल होगा किसका होगा, सम ऑफ
partial pressure, sum of partial pressure of each component, प्रत्येक कंपोनेंट का होगा, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका सम के बराबर होगा। कौन? जो उसके सरफेस पे जो हमारा लिक्विड के सॉल्यूशन पे जो सरफेस पे हमारा जो इवापोरेट हुआ है दोनों कंपोनेंट। बात समझ गए? मीन्स कि यहाँ में क्या समझा कि जो टोटल जो प्रेशर देते था ये हमारा PA प्लस PB के क्या हो गया? बराबर हो गया। यहीं से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है किसका? रॉल्ट लॉ। किसका? रॉल्ट लॉ। अब ये रॉल्ट्स लॉ क्या समझाता है? रॉल्ट्स लॉ क्या समझाता है? पहले इसको थोड़ा सा देखा जाए कि जब ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का मैं पढ़ा कि यहाँ एक नाम लिया पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसका होगा? सॉल्यूट का भी होगा, सॉल्वेंट का भी होगा। तो जो पार्शियल प्रेशर ईच कंपोनेंट का जो होगा वो हमारा इवापोरेट होगा, और जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन। ये रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे बताऊंगा कि मेन जो उसकी कंक्लूजन रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों में अपना रिलेशन क्या एस्टैब्लिश किया था। तो मैं इसके बारे में समझूंगा। तब तक से रॉल्स लॉ में समझूंगा कि क्या होता है। इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलते हैं हम रॉल्स लॉ समझेंगे कि क्या होता है। यहां तक देख लिए। अब देखेंगे कि यहाँ जो मैं समझाया टोटल जो प्रेशर होगा PA प्लस PB के बराबर होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन जो रॉल्स लॉ का है ये क्या है? रॉल्स लॉ क्या आपने कंक्लूजन दिया? जैसे मैं हेनरी लॉ भी समझाया था कि हेनरी लॉ भी अपना एक कंक्लूजन दिया था, अब रॉल्स लॉ भी अपना एक कंक्लूजन देगा और इसे अपने लॉ से ही इसको प्रूव करेगा कि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर से हमारा क्या ग्राफ की प्लॉटिंग होती है। जैसे उसमें मैं देखा था कि जो पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर या जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच जो में ग्राफ की जो प्लॉटिंग हुआ था वो एक लीनियरली हुआ था। तो इसमें ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे होगा उसको भी मैं यहाँ पे रॉल्ट लॉ ही उसको क्लियर कहा था। बट रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है कि रॉल्ट लॉ जो चीज को समझाया है वो क्या समझाया है किसी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, बट यही हेनरी लॉ वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए नहीं कहा। लेकिन रॉल्ट लॉ क्या कहता है कि फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर exerted on liquid surface is directly proportional to the mole fraction of its solution। तो यहाँ से क्या आप समझे? क्या यहाँ समझे? But in case of Henry law, the partial pressure is exerted on surface of liquid, and same as in case of Henry law, only for difference between Henry law and Rayleigh law, partial pressure for any volatile substance। बात यहाँ क्या है? किसी volatile substance के लिए partial pressure exert किया जा रहा है और वहाँ हेनरी लॉ में volatile substance का बात नहीं किया गया। तो यही था रॉल्ट लॉ का समझाया हुआ कि कोई volatile substance के जो partial pressure exert करते हैं किसी लिक्विड के सरफेस पर। तो यहाँ तक से देखें हम, और यहाँ थोड़ा सा एक और चीज समझिए कि जो यहाँ प्रेशर जो एग्जॉर्ट किया गया था वो लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस पे किया गया था, और लिक्विड सॉल्यूशंस के सरफेस का मतलब क्या है? जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था एट एबव, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एबव लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर हुआ था, और वो हमारा किसके इक्वल था? पार्शियल प्रेशर प्रत्येक कंपोनेंट। और ये भी समझिए थोड़ा सा, जो यहाँ में देखा तो अब इस रॉल्ट लॉ के बारे में पहले नोट कर लीजिए क्या होता है, उसके बाद में इसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा और इसके ग्राफ का प्लॉटिंग बताऊंगा कि रॉल्ट लॉ कैसे उसके ग्राफ का प्लॉटिंग होता है। उसमें ये नहीं है कि आपका लीनियर ग्राफ जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, उसकी कंडीशन में रॉल्ट लॉ के केस में नहीं है।
बट इन केस ऑफ हेनरी लॉ में मैं इस चीज को समझाया था, सॉलिड ग्रेविटी से मैं समझाया, फिर पार्शियल प्रेशर से लेकर मैं समझाया, तो वो सब हमारे हेनरी लॉ से तो कुछ तो ये अलग है ही। तो देखा जाए अब यहाँ मैं समझाया अभी थोड़ा सा कि लिक्विड की सॉल्यूशन के सरफेस पर हमारा उसका वेपर प्रेशर आता है, विल बी अचीव्ड वेपर प्रेशर बिटवीन वेपर प्रेशर, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा पॉइंट में, बिटवीन वेपर प्रेशर को मिस्टेक से छोड़ गया था इसमें, बिटवीन वेपर प्रेशर एट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए रॉल्ट लॉ को नोट किया जाए, फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस substance the partial pressure exerted on liquid surface, क्योंकि वो लिक्विड सरफेस पर ही पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा, partial pressure exerted on the liquid surface is directly proportional to mole fraction of its solution। ये मेरा रॉड फ्लो करता है कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड के सरफेस पे, वो हमारा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हमारे कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? ये मेरा रॉड लॉ समझाया था। अब ये रॉड लॉ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या होता है, इसको नोट किया जाए। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तब से आप नोट कीजिए, ऊपर वाला में ऊपर मैं समझाता हूँ उसको पहले कि रॉड्स लॉ का एक्सप्लेनेशन कैसे है। पहले जो ग्राफ पहले फिगर नोट कीजिए, क्योंकि फिगर ही काफी इंपॉर्टेंट है और फिगर ही आपके लिए काफी इजी वे बना देता है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये मैं मान लेता हूं कि सॉलिड है, ठीक है, और इसको मैं मान लिया सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसके जो वेपर प्रेशर बन रहा है, इसका जो वेपर प्रेशर हमारा बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर सपोज कर लिया कि मेरा 5 बन रहा है। वेपर प्रेशर जो इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है 5 बना, और इसका जो वेपर प्रेशर जो हमारा बन रहा है, इसका मैं एज्यूम कर लिया तो क्या बन रहा है, ये भी हमारा क्या है कंटेनर 2। तो यहाँ दोनों जो हमारे जो लिक्विड है, दोनों जो हमारा लिक्विड है ये क्या है सॉल्वेंट है, और दोनों का जो फेज है वो किस में है हमारा लिक्विड में ही है। ठीक है, ये केस 1 कहता है, ये केस 1 कहता है कि जब आप यहीं पे इसको बनाकर पहले नोट कर, ठीक है। अच्छा, इसकी फिगर को मैं थोड़ा सा अच्छा से अब देखा है यहाँ पे
कि यहाँ सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, बट जो इसके जो पार्शियल जो प्रेशर इसका जो बन रहा है, इसका जो पार्शियल प्रेशर बन रहा है और इसका जो पार्शियल बनेगा प्रेशर, ये हमारा वोलेटाइल पार्शियल प्रेशर बनेगा। वोलेटाइल कहने का मतलब क्या है? प्योर। वोलेटाइल कहने का मतलब क्या है? प्योर। और इसके जो मैं पार्शियल प्रेशर को पी नॉट ए लेता हूँ और इसके पार्शियल प्रेशर को मैं पी नॉट बी लेता हूँ। और पी नॉट ए क्या है? प्योर वेपर प्रेशर है इसका। क्या है? प्योर वेपर प्रेशर है इसका। और पी नॉट बी क्या है इसके लिए? प्योर ही है वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल। वोलेटाइल का प्योर वेपर प्रेशर, ये भी वोलेटाइल ही है। जब आप इसको एक सॉल्यूशन बनाइएगा, क्या किया जाएगा? जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसके भी कंपोनेंट इसके अंदर आएगा और इसका भी कंपोनेंट इसके अंदर आएगा। तो दोनों का जब हमारा कंपोनेंट आएगा तो कुछ ऐसा हमारा देखने को नजर आएगा। देखिए, इसमें हमारे दोनों का पार्ट्स मिक्स है। मतलब कि जो प्योर वेपर प्रेशर सॉल्यूट का जो है वो पी नॉट ए है और सॉल्वेंट का जो है प्योर वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट बी है। तो इस दोनों को जब हम मिलाए हुए हैं, दोनों को जब हम मिलाए हुए हैं तो इस दोनों का क्या प्रेशर जो होगा अभी भी वही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि इस दोनों का जब मिश्रण करेंगे, जो इसमें हमारा जो सॉल्यूशन जो तैयार होगा, जो हमारा इसमें जो सॉल्यूशन तैयार होगा, इसमें अलग अलग होगा। आप देखा जाए तो जब सॉल्यूशन जब इसमें तैयार होगा तो उस टाइम इसका प्रेशर क्या होगा? पीए। और जब इसमें जो इसका जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा? पीबी। और ये पीए क्या है? प्योर वेपर प्रेशर नहीं है, मतलब कि ये हमारा पार्शियल प्रेशर जो है वो सॉल्यूट का है। और ये भी क्या है? हमारा पार्शियल प्रेशर है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो जब दोनों को जब आप मिक्स किए तो क्या इसमें जो वेपर प्रेशर बनेगा किसका ज्यादा होगा? आप कहिएगा सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, इसमें ये भी हम केस कर सकते हैं कि केस पहला मैं ये भी मान लेता हूं कि इसमें हमारा पीए का पीबी से ज्यादा बनेगा। मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट मोर देन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं फर्स्ट कंडीशन लिया। आप कंडीशन बहुत सारा ले, दोनों कंडीशन आप ले सकते हैं। एक टाइम आप पी नॉट बी को भी आप बड़ा करके देख लीजिएगा, उसको भी मैं दिखाऊंगा। पहले केस में क्या लिया कि पी नॉट ए बड़ा है किससे? पी नॉट बी से। कि मतलब तो यहाँ पे जो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा किसका बनेगा? इसका बनेगा। और इसमें वेपर प्रेशर का कम बनेगा, मतलब कि जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसका कम बनेगा। ठीक है, तो यहां से तो मेरे फिगर में देखने से ब्लू वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है, नीचे में ब्लैक को ज्यादा कर देता हूं। तो इसमें जब मिलाया तो इसका जो प्रेशर हमारा हुआ ब्लैक वाले का काफी कुछ ज्यादा है, काफी क्या है? ज्यादा है। तो मैं ये कंडीशन लिया। तब बताइए कि जो आप इसके अंदर जो आप लिक्विड डाले होंगे, जो आप इसमें लिक्विड डाले होंगे सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है वो किसके कंपोनेंट के फेज में है? तीन केस के फेज में हो सकता है, या मोलारिटी, या मोल फ्रैक्शन,
या मोल फ्रैक्शन या मोलारिटी। अब ये बताइए तीनों में से केस किसका लिया जाएगा? मोलारिटी का तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि इसे प्रीवियस ने बताया था। मोलारिटी का भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो सॉल्वेंट का वेट है टोटल में। किसी सॉल्यूट का जो आप वेट निकालेगा वो केजी में निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ जो लिक्विड का बात है यहाँ लीटर में लिया जा रहा है। तो यहाँ से तो मोलारिटी को भी मिक्स करूंगा, लूंगा तो किसको? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो होगा इस सॉल्यूट कंपोनेंट का होगा, और इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? XA। क्या होगा? XA। और XA है क्या? X है क्या? XA जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्यूट का है। और वैसे ही हम यहाँ पे XB का लूंगा किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्वेंट का जो होगा वो हमारा क्या होगा? मोल फ्रैक्शन XB। तो यहाँ इसको भी नोट कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा क्या? XB। क्लियर है यहाँ तक? XA और XB दोनों के लिए मैं मोल फ्रैक्शन नोट कर लिया। अब यहाँ इससे बिफोर थोड़ा सा मैं पहले बताया कि जो टोटल जो प्रेशर होता है, टोटल जो प्रेशर होता है वो हमारा PA प्लस PB के बराबर होता था। मैं इसको बताया था, इसको मैं बताया था। तो ये टोटल प्रेशर अप्लाई किस पे हो रहा है? इस कंडीशन पे। और जब टोटल प्रेशर जो अप्लाई होगा यहाँ पे लिक्विड के लिए, यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा इसका? तो टोटल जो प्रेशर होगा PT, ये क्या होगा? PA प्लस PB। PA प्लस PB। यहां तक। अब हम लोग देखेंगे कि जो इसमें जो पार्शियल प्रेशर प्योर का नहीं, क्योंकि इसमें मिक्स कर दिए दोनों का, तो सोल्यूशन दोनों का ही तो तैयार होगा ना, दोनों का फॉर्म दोनों का होगा एक कंपोनेंट। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ही कंपोनेंट है, इसमें दोनों का कंपोनेंट मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा प्योर इसमें वेपर प्रेशर नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दोनों का जब मिश्रण होगा तो अलग अलग होगा। तो उस केस में जो इसका पार्शियल प्रेशर इस सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड का लग रहा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मोल फ्रैक्शन। उसको भी आप लिख लीजिए। पहले इसको हटा दीजिए, इसको नोट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हमारा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का होगा, क्योंकि रॉल्ट लॉ यही कहता है, रॉल्ट लॉ यही समझाया है कि जो पार्शियल प्रेशर किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर अप्लाइड करते हैं तो वो हमारा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? XA का है। तो जब ये PA जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो P नॉट A आता है, लेकिन इन केस ऑफ हेनरी लॉ वहां पे क्या आता था? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता था तो KH आता था, लेकिन इस केस में क्या है? P नॉट A है। तो P नॉट A क्या है? पार्शियल प्रेशर। क्या है हमारा? पार्शियल प्रेशर है ऑफ प्योर लिक्विड। पार्शियल प्रेशर किसका है? प्योर लिक्विड, जो कि किसका है? सॉल्यूट का ही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। अब देखिए कि यहां से मेरा फर्स्ट कंक्लूजन ये निकल के क्या है कि PA जो है वो किसके बराबर है? P नॉट A इंटू एक से। ये मैं पहला नंबर इक्वेशन नोट कर, सॉरी आप इसको सेकंड कर लीजिए और इसको आप फर्स्ट नोट कर लीजिए। अब देखिए सिमिलरली वैसे ही जैसे मैं इसका निकाला, सॉल्यूट का निकाला, तो सिमिलरली वैसे ही हमारा सॉल्वेंट का भी तो निकलेगा ना पार्शियल प्रेशर। ये तो मेरा पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का निकला, तो यहां सॉल्वेंट का क्या निकलेगा? तो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, सॉल्वेंट के। और PB का जो हमारा पार्शियल प्रेशर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो P नॉट B आता है। क्या आता है? P नॉट B।
तो यहां से भी कंक्लूजन मेरा सेकंड इक्वेशन निकल के क्या है, थर्ड वाला। सेकंड से तो मेरा निकला सॉल्यूट का, और थर्ड से क्या मेरा निकला, पार्शियल प्रेशर किसका निकला, सॉल्वेंट का। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, सॉल्वेंट का, और ये किसका हो गया, सॉल्यूट का। तब मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोनों के लिए, जब PA और PB के वैल्यू को उठा के P नॉट B के अंदर डाल दूंगा। तो P नॉट B के अंदर जब डालूंगा तो वही जो टोटल जो प्रेशर होगा इस लिक्विड के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर एग्जॉर्ट हुआ, मतलब इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड डाला गया, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जो होगा इस टोटल प्रेशर में क्या होगा, बराबर में होगा। तो यहां तक से आप पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब इसमें एक काम और किया जाए। अब इसके में क्या बोला, इस दोनों के जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में ले जाकर क्या कीजिए, पुट कीजिए। यहां तक से आप फिगर नोट कर लिए होंगे। नेमिंग में और कुछ इसको नोट किया जाए, इसको वोलेटाइल से भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वोलेटाइल सॉल्यूट के भी नाम से इसको जाना जाता है। और इसको जो मैं जानता हूं, इसको वोलेटाइल सॉल्वेंट के नाम से जानता हूं। मींस कि दोनों वोलेटाइल ही है। तो जो वोलेटाइल का जो वेपर प्रेशर बनेगा वो प्योर बनेगा, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर जो सॉल्यूट का बन रहा है PA, यहाँ देखिए मैं यहाँ P नॉट A लिखा हूं, यहाँ में P नॉट A है और यहाँ मेरा P नॉट B है। तो यहाँ PA जो है वो पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का, मींस कि आप एक तरह से और समझ सकते हैं कि जो इम्प्योरिटीज वाला इसका वेपर प्रेशर है, मतलब कि टोटल जो लिक्विड जो है इसमें नहीं आया है, कम ही लिक्विड आया है सॉल्यूट का, और इसमें कम ही सॉल्वेंट का भी आया है। तो दोनों का मिश्रण होगा, तो दोनों के लिए पार्शियल प्रेशर हमारा प्योर का तो बनेगा नहीं, वोलेटाइल का तो होगा नहीं। इस केस में दोनों का जो पार्शियल प्रेशर जब सॉल्यूशन में डालने के बाद हमारा PA और PB हो जाता है। चलिए देखा जाएगा, इसको मैं हटाता हूं, यहां तक क्लीन कर दिया गया। अब देखिए थोड़ा सा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। और यहाँ फर्स्ट केस में क्या शो किया था कि P नॉट A जो है वो P नॉट B से बड़ा है, केस 1 यही तो समझाया था। तो इसमें दो में फॉर्मूला बताया कि PA बराबर P नॉट A x A, पहला ये था। सेकंड जो था ये था हमारा कि PB बराबर P नॉट B x B, ये सेकेंड इक्वेशन था। और यहाँ जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर मुझे पुट करना था, तो PT बराबर PA प्लस PB। तो आप PA की जगह PA रख सकते हैं, PB की जगह PA आप रख सकते हैं। तो टोटल प्रेशर जो होगा P नॉट A x A और P नॉट B x B। लेकिन कंडीशन हमारा क्या कहता है कि P नॉट A जो है वो बड़ा है, तो इस कंडीशन में इसका मोल फ्रैक्शन भी जो होगा सॉल्वेंट के कंपोनेंट से क्या होगा, ज्यादा भी होगा। तो और यहाँ पे मैं एक इससे बिफोर मोल फ्रैक्शन से कुछ रिलेटेड में पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो क्या होता है, XA प्लस XB बराबर 1। तो यहाँ से XB को आप क्या निकालिएगा, 1 माइनस XA लिख सकते हैं क्या, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, क्योंकि ये XB जब निकालूंगा तो उस टाइम XA को इधर ले जाऊंगा, तो XB बराबर 1 माइनस XA, इसको फोर्थ नंबर में। और इसी फोर्थ को आप इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए। तो रख के देखा जाए तो PT बराबर P नॉट A x A प्लस P नॉट B, और XB की जगह पे क्या रखिएगा, 1 माइनस XA रख सकते हैं क्या,
रख सकते हैं। तो टोटल जो प्रेशर होगा वो क्या आ जाएगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे P नॉट बी को 1 से, फिर इसे माइनस P नॉट बी एक्स ए। ठीक है, तो इस दोनों में से आप एक से कॉमन कर सकते हैं क्या, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो एक्स ए कॉमन, तो P नॉट ए माइनस P नॉट बी प्लस P नॉट बी। क्लियर है, तो टोटल प्रेशर जो आया हमारा इस कंडीशन में कितना आया, ये मेरा फिफ्थ इक्वेशन हो गया। क्लियर है, ये कब कंडीशन में हुआ, ये किस कंडीशन में अप्लाई हुआ कि जब P नॉट ए P नॉट बी से क्या हो, बड़ा हो, तो उस केस में हमारा एक्स ए ही आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का जब वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, जब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में वहां पे हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का नहीं आएगा। तभी तो कह सकता हूं ना, तभी तो मैं कह सकता हूं ना कि एक्स ए आया है, जिसके मतलब कि P नॉट ए इन दिस कंडीशन P नॉट ए इज मच हायर देन P नॉट बी। ये तो फर्स्ट कंडीशन था, तो आपको इसी पर मैं सेकंड कंडीशन भी मैं आपको नोट करता हूं, यहां तक से आप पहले नोट कीजिए, फिगर में क्लीन करूंगा इसको। फिर उसके बाद इस दोनों कंडीशन को लेकर एक मैं ग्राफ को प्लॉटिंग करूंगा। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ जो इक्वेशन आया वो कैसे आया, जब एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए रखा, बट इन दिस कंडीशन जब P नॉट बी बड़ा हो जाएगा किससे, P नॉट ए से, तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो उस केस में हमारा जो टोटल प्रेशर जो बनेगा वो तो इतना ही अभी रहेगा, PA प्लस PB ही, और PT बराबर P और PB का तो वैल्यू तो दोनों के लिए तो सेम ही होगा, P नॉट A एक्स ए और P नॉट A एक्स बी। ठीक है, और XA और XB तो मैं समझा दिया कि XA is a mole fraction of solute and XB is a mole fraction of solvent। तो यहाँ PT जो था ये था कंडीशन, लेकिन मैं यहाँ क्या समझाया था कि XA प्लस XB बराबर 1 था, तो उस कंडीशन में XB बराबर 1 माइनस XA लिया था। अब यहाँ पे हम लोग XA बराबर 1 माइनस XB लेंगे, और तब इस XA को ले जाकर इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, P नॉट A एक्स बी। तो टोटल जो प्रेशर हुआ, टोटल जो प्रेशर हुआ वो P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट A एक्स बी। ठीक है, तो आप इस दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, XB, तो कुछ मैं इसको अरेंज करके मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्या P नॉट A एक्स बी माइनस P नॉट A, अच्छा दोनों तो P नॉट A तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ तो P नॉट B होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, P नॉट B है, यहाँ भी P नॉट B है, यहाँ भी P नॉट B है, तो P नॉट B एक्स बी, यहाँ तो कुछ तो हो गया ना मिस्टेक, जो एक जगह थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो पूरी इसकी रेंज गलत हो जाएगी, और पूरे अगर एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो पूरी इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग भी गलत हो जाएगा। तो देखा जाए P नॉट A, पहले इसको लिखूंगा P नॉट B एक्स बी माइनस P नॉट A एक्स बी। ठीक है, और टोटल प्रेशर इसके लिए जो आएगा वो P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A और ब्रैकेट क्लोज XB कॉमन। यहाँ पे क्या कॉमन था, XA था,
यहाँ पे क्या आया पी नॉट ए, यहाँ पे क्या आया पी नॉट बी। तो दोनों कंडीशन में हम लोग चेक कर लिए कि हमारा क्या आया, यहाँ पे पी नॉट बी बड़ा था इसलिए मेरा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसी का आएगा, और यहाँ उस कंडीशन में पी नॉट ए बड़ा था उस कंडीशन में हमारा एक्स ए आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको आप 6 मान लीजिएगा, नोट कर लीजिए ये दोनों। तब दोनों की ग्राफिक के प्लॉटिंग में एक साथ इसको करूंगा, तब तक से ये आप पहले नोट कीजिए। नोट कर लिए होंगे इसको। चलिए आगे देखा जाए। इस पे यहाँ से 6 हमारे पास रिलेशन है, लेकिन जो आपकी जो मेन जो फॉर्मूलाए होंगे, जो मेन जिससे आपको ग्राफ की प्लॉटिंग होगी, वो आपका इससे, इससे और ये लास्ट इससे, मात्र 3 ही इक्वेशन है। तो उसको नोट कर लीजिएगा जब ग्राफ की प्लॉटिंग किया जाए। देखिए ये तो हो गया, ये ऊपर से क्लिक कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या था हमारा कि पी ए जो था वो पी नॉट ए एक्स ए था, फर्स्ट ये था फॉर्मूला। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था कि पी बी जो था वो हमारा, जो पी बी जो था वो क्या था, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर था। और जो थर्ड इससे जो मेरा निकल के आया था, ये आया था पी टी बराबर एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। यहाँ तक से था ये वाला इक्वेशन। तो ये मेरा एक तीसरा इक्वेशन ये आया था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। और ये कंडीशन केस में क्या लिया था, इसके लिए केस क्या था, इसके लिए हमारा केस क्या था कि जब आप पी नॉट ए को पी नॉट बी से बड़ा लिए हैं तब का ग्राफ का क्या था। फर्स्ट केस यही था, इसको क्लिक किया गया। तो देखा ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, और ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट होगा। इसमें ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट होगा, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। तो कैसे होगा उसको देखा जाए। सपोज करते हैं कि इधर में वेपर प्रेशर ले रहा हूं और इधर में मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन सबसे फर्स्ट ऐसे ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर में एक्स एक्सिस ले लेता हूं और इधर में वाई एक्सिस। ये तो आपको ऐसे ही मालूम होगा, लेकिन इसको लिखने से अच्छा नहीं लगता है, ग्राफ को अच्छा से प्लॉटिंग करने में। तो कैसे होगा उसको देखा है। सपोज किया जाए फर्स्ट केस का, फर्स्ट कंडीशन कि पी ए जो है वो मेरा पी नॉट ए एक्स है, इसमें मैं 0 ऐसे प्लस करूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मेट आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कुछ ऐसे नजर आ रहा है, y = mx + c। y क्या है पी ए, m क्या है पी नॉट ए मतलब स्लोप, और c जो है वो 0। मतलब कि y एक्सिस पर किसको शो किया गया, पी ए को। मैं इस साइड पे पी ए को शो कर दिया, और पी नॉट ए क्या है उसका स्लोप है। समझ में आ रहा है, पी नॉट क्या है उसका स्लोप है, और x एक्सिस जो है वो x ए है, मतलब ये एक्सिस है। तो इस कंडीशन में जब मैं एक्स ए के वैल्यू को 0 लूंगा, क्या लूंगा 0 एक बार,
और एक बार वही xa का वैल्यू को मैं 1 लूंगा। तो जब 0 लूंगा तो मतलब कि इस मींस की ओरिजिन पर है। यहाँ जब xa के वैल्यू यहाँ जब मैं 0 लूंगा, जब 0 लूंगा तो xa जब 0 होगा, यहाँ पे जब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जब मैं पुट कर दूंगा, इसमें ध्यान से समझिए क्या मैं समझा। एक बार मैं लेट किया, इस सारे चीज को मैं लेट करके ग्राफ का प्लॉटिंग बोला कि xa को मैं 0 लिया एक बार, उस कंडीशन थोड़ा सा के लिए हमें हटा देते हैं। तो 0 रखूंगा तो क्या होगा, pa बराबर p नॉट a इंटू 0 प्लस 0 है, तो pa जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए xa बराबर 0 पे मैंने इसका प्लॉटिंग किया। pa तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, लेकिन इस पर ये क्या आएगा, pa यहाँ पे आएगा क्या, pa 0 के बराबर आएगा। और xa के वैल्यू को 1 लिया, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा xa के वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूँ, सपोज के यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन है। तो जब आप xa के वैल्यू को 1 रखिएगा, इसमें पुट ले दीजिएगा, तो pa जो होगा उस कंडीशन में p नॉट a के बराबर आएगा क्या, आएगा। तो जो xa पर जो वेपर प्रेशर y एक्सिस पे जब बनेगा, तो उस कंडीशन में कहीं हमारा यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा एक एक्सिस है इसी के पानी, और इस एक्सिस पर p नॉट a यहाँ पे हमारा मिला हुआ है। जो pa है वो p नॉट a के बराबर है, मतलब कि जो p जो y एक्सिस है वो y एक्सिस के बराबर p नॉट a भी है। तो मैं इस पे कहीं एक पॉइंट नोट कर लिया, उसी का नाम क्या दे दिया, p नॉट a। तो आप ये बताइए कि जब किसी 2 पॉइंट मुझे मिल जाए तो क्या उससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, एब्सोल्युटली लाइन ड्रॉ करूंगा। तो कुछ ऐसे हमारे इसके लाइन जो होगा वो ड्रॉ होगा क्या, बस इसको एक बुलेट बना देता हूँ सीधा। ठीक है जी, यहां तक हुआ, आप समझिए। तो ये मेरा किस पे केवल ग्राफ का प्लॉटिंग हुआ, pa बराबर p नॉट a xa पर, ठीक है। अब मैं कंडीशन सेकंड पे चलता हूं, p नॉट b। अब मैं ये तो सारा काम मेरा 1 के लिए हुआ, सिमिलरली वैसे ही काम मैं सेकंड के लिए कर रहा हूं, तब तक से मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो पहले के लिए तो ग्राफ का प्लॉटिंग हो गया हमारा, अब सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ का प्लॉटिंग किया जाए। pb बराबर p नॉट b xb, सेकंड इक्वेशन। ये हमारा y mx प्लस c पर है, क्योंकि ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है एक लाइन का निकालने का तरीका। जब किसी का स्लोप दिया रहे, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म दिया रहे, तो वहां से मैं इससे हम उस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ y जो है वो किसी है, pb का है, m क्या है, p नॉट b है, x क्या है, xb है, और c तो ऑटोमेटिक 0 है, कुछ नहीं होते। तो अगर हम xb को 0 लेते, तो जब xb को इसमें आप पुट कर दीजिएगा, तो pb जो होगा वो क्या p नॉट b के बराबर होगा, नहीं, ये मेरा pb 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसी पर प्लॉट करूंगा तो थोड़ा सा हौच पौच काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके मैं बनाता हूं। जब मैं xa को यहाँ 0 लिया हूं, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ xb को इस पॉइंट पे 0 ले लेता हूं, क्योंकि ग्राफ जो होगा वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होगा, और ओवरलैप ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो हमें खराब होगा फिर। तो यहाँ उस कंडीशन के लिए मैं xb को यहाँ लेट कर लिया कि 0 हो, और जब xb को जो मैं यहाँ जो 0 किया, तो उस कंडीशन में ये मेरा लाइन जो है वो किसको शो कर रहा है, pb को, और यहाँ मेरा pa को शो कर रहा है। तो जब xb के वैल्यू को हम 1 रखते हैं तब क्या होगा, 1 रखेंगे तो p नॉट b इंटू 1 p नॉट b,
तो पीबी जो होगा वो मेरा पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो मैं पीबी के बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। तो जब मैं एक्स बी के वैल्यू को 1 रखा हूं तो इस पर कहीं हमारा क्या आएगा, पॉइंट आएगा पी नॉट बी आएगा क्या? अब कहिएगा कि इसको पॉइंट कहा आएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि पीबी जो होगा वो पी नॉट बी के बराबर होगा। और पी नॉट बी जो था वो क्या था हमारा, क्या था, एक वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। तो पीबी जो होगा पी नॉट बी के बराबर होगा। तुमने इस पे कहीं भी इसको नोट कर लिया क्या, ये पूरे ये जो लाइन है वाई एक्सिस जो शो कर रहा है वो पीए को शो कर रहा है, और इस पे जो पॉइंट में नोट किया ये मेरा क्या हो गया, पी नॉट बी। जैसे उस कंडीशन में यहाँ पी नॉट ए माना था, और ये पहला केस क्या बोला कि पी नॉट ए पी नॉट बी के बराबर होगा, और ये बोला है कि पीबी जो होगा वो पी नॉट बी के बराबर होगा। तो थोड़ा सा पी नॉट ए से मैं डाउन लूंगा, इसलिए क्योंकि पी नॉट ए हमेशा मुझे बड़ा दिखाना है यहाँ पे, इसलिए पी नॉट बी को थोड़ा सा मैं डाउन पोजीशन पे इसको लेकर शो करूंगा। तो यहाँ तक से आप समझ लो पी नॉट बी आया, पीबी गए तो पीबी के बराबर पी नॉट बी आ गया। तो जब मेरा 2 पॉइंट यहाँ भी मिल गया और यहाँ मिल गया, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो सकता है क्या, लाइन ड्रॉ हो गया हमारा। अब बताइए जब हमारा 2 लाइन ड्रॉ हो गया, जब 2 लाइन ड्रॉ हो गया तो इस दोनों लाइन के इक्वेशन तो मेरा बन गया, मतलब कि दोनों की ग्राफिक प्लॉटिंग हो गया। अब मेरा थर्ड बचता है, थर्ड पे अप्रोच करते हैं। थर्ड के लिए अब ग्राफ का प्लॉटिंग किया है। थर्ड क्या है, पीटी जो है पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ठीक है, क्या है हमारा एक्स ए। तो एक कंडीशन इसमें भी अब वही सेम है, वही अप्लाई होगा। ये अभी वही है, यहाँ y है, यहाँ हमारा c है और ये हमारा mx है, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्वेशन, उस समय c नहीं दिया लेकिन इसमें c दिया हुआ है, इसमें m ये है, ये x है। तो एक बार मैं यहाँ पे एक्स ए को 0 रख के चेक किया, एक बार एक्स ए को आप 0 रखिएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा क्या, इसमें मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो केवल पीटी जो होगा पी नॉट बी के बराबर होगा। कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे ही आएगा। टोटल जो प्रेशर होगा वो एक बार पी नॉट बी के ही बराबर आएगा। वाला कंडीशन यहाँ पे जो आया है पी नॉट बी, यहीं पर पीटी होगा। सपोज कर लेते थोड़ा सा मैं यहाँ पे किसको नोट करें, यहाँ पे पीटी है। अब मैं एक बार एक्स ए के वैल्यू को 1 रखता हूँ। जब मैं 1 रखूंगा तब उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो पीटी बराबर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा क्या, एक्स के 1 से मल्टीप्लाई करके पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो क्या मेरा पी नॉट बी और पी नॉट बी कैंसिल हो गया, तो टोटल जो प्रेशर आया एक बार मेरा पी नॉट ए के बराबर है। क्लियर है, तो जो पी नॉट आया है वो भी उसके लिए टोटल प्रेशर होगा एक टाइम। तो जब इसके लिए भी जब 2 पॉइंट्स हमारा प्लॉटिंग हो गया तो इसको भी जब मैं ज्वाइन करूंगा, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा टोटल प्रेशर मिलेगा, इसके बराबर मिलेगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। क्लियर है, किसके बराबर मिलेगा भाई, पी ए प्लस पीबी का, क्योंकि आप तो पीए का ही तो ग्राफ प्लॉट किए थे ना पीबी का, और जो ये जो ग्राफ है ये मेरा पीबी का है, और ये जो मेरा ग्राफ है वो मेरा पीए का ग्राफ है। ये मेरा पीए का ग्राफ और ये मेरा पीबी का ग्राफ। तो जब पी और पीबी ग्राफ मिलेगा तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, पीए प्लस पीबी के। यहाँ तक इसके लिए ग्राफ का प्लॉटिंग हुआ। सिमिलरली
जैसे इसकी ग्राफ में कंडीशन पे पुट किया कि पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा है, तो पी नॉट बी छोटा पी नॉट ए बड़ा हो गया, उसकी ग्राफ कहीं हमारा ऐसे आया है। तो जब सेकंड कंडीशन लेंगे, सिमिलरली जब मैं सेकंड कंडीशन लूंगा कि पी नॉट बी बड़ा है पी नॉट ए से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, तो उस केस के लिए पी नॉट बी जब बड़ा होगा पी नॉट ए से, तो उस समय जो हमारा इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग होगा वो कुछ ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा, ये डाउन करेगा। उसको भी मैं आपको ये फिगर यहाँ पे मैं शो करके दिखा देता हूँ, तब तक से आप इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया। अब सिमिलरली अब इसके लिए भी मैं ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट कर देता हूँ, इसी के ऊपर इसका भी मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, और मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर वही सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। क्या समझ गए मैं फर्स्ट ग्राफ, वैसे ही आप सेकंड के लिए भी ग्राफ का प्लॉटिंग वैसे ही कर लीजिएगा। तो उस कंडीशन में मैं पी नॉट बी को यहाँ मान लेता हूँ और मैं पी नॉट ए को यहाँ, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, इधर पी भी रहेगा और इधर पी है। तो उसका जो ग्राफ का प्लॉटिंग होगा, उसका जब ग्राफ का जो प्लॉटिंग होगा हमारा, सब कुछ वही था, सब कुछ वही था, बस थोड़ा सा हमारा ग्राफ प्लॉटिंग ऐसे होगा। पी नॉट, सॉरी यहाँ पे पी नॉट ए में यहाँ पे ऐसे होगा, पी नॉट ए डाउन होगा, और फिर जब टोटल जो मेरा प्रेशर मिलेगा वो मेरा पी ए प्लस पी बी का कुछ ऐसे मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या था, पी नॉट ए पी बी से बड़ा था, तो ग्राफ पी नॉट ए बड़ा था पी नॉट ए छोटा था। लेकिन इसके कंडीशन में पी नॉट भी बड़ा होगा पी नॉट ए छोटा होगा, लेकिन ग्राफ जो होगा वो सिमिलर होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जो टोटल जो प्रेशर है एक अप होगा एक हमारा डाउन होगा। तो यहाँ तक मेरा रॉल्ट लॉ का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, जो कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में यहाँ तक से देखा इस लेक्चर के अंदर। और सेकेंड जो हमारे पॉइंट है मैं अदर लेक्चर में आपको समझाऊंगा, तब तक से आप यहाँ तक इस लेक्चर को देखिए, और इस कंप्लीट लेक्चर को आप करने के बाद मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।